हेलो फ्रेंड्स, मूवी से मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी लेकर आता हूँ जिससे आप लाइफ में मोटिवेट हो सकें, कुछ सीख सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि इस दुनिया में कुछ नहीं बचा, ये पैसे, ऐशो आराम, फैमिली, फ्रेंड्स सब कुछ बेकार है और आप कहीं दूर निकल जाना चाहते हो इस दुनिया से, सब कुछ पीछे छोड़ के। अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में है या चल रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए है और आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की मूवी इनटू द वाइल्ड भी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक यंग लड़के जिसका नाम क्रिस्टोफर जॉनसन मैकलैंडस होता है। तो क्रिस्टोफर अलास्का के जंगलों में बिल्कुल अकेले जाते हैं। जिसने इनको वहाँ लिफ्ट दी वो उनको जूते देते हैं ताकि उनको जंगलों में हेल्प हो। क्रिस्टोफर अलास्का के जंगलों में अकेले थे और वो काफ़ी खुश रहते हैं वहाँ आकर। वहाँ के नेचर में आके उनको बहुत अच्छा लगता है और एक रिवर को पार करके जब वो आगे बढ़ते हैं उनको एक बस मिलती है जिसका नाम वो मैजिक बस रखते हैं। अब ये मैजिक बस उनके रहने की जगह होती है और यहाँ रहकर ही आगे का टाइम वो बिताने की सोचते हैं। दरअसल क्रिस्टोफर मैकलैंडस एक काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग रखते हैं। वो एकेडमी में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। जब क्रिस्टोफर की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है उनके पेरेंट्स एक न्यू कार देना चाहते हैं उन्हें, पर क्रिस कहते हैं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक कार है जो काफ़ी अच्छी चलती है और मैं आप लोगों से और कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्रिस्टोफर की एक बहन भी होती है। वो अपनी बहन से काफ़ी करीब होते हैं और उनको लगता है कि उनकी सिस्टर ही उनके सारे बातें समझ सकती है और वो अपनी सारी बातें उनसे ही शेयर करते हैं। एक्चुअली क्रिस और कैरिन बचपन से ही अपने पेरेंट के झगड़े सहते आए हैं। माँ बाप के झगड़े के बीच ये दोनों ही एक दूसरे के सहारा बनते आए हैं। जब इनको डिवोर्स के बारे में बताया जाता है वो दोनों बहुत रोते हैं, फिर कहते हैं जाओ जो करना है करो और ले लो डिवोर्स। बट आज तक डिवोर्स हुआ ही नहीं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। क्रिस के फादर नासा में एक साइंटिस्ट रहते हैं। फिर बाद में वो अपनी वाइफ के साथ मिलके एक कंसल्टेंट फर्म खोलते हैं जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, बट वो अपने बच्चों को कभी टाइम नहीं दे पाते हैं। क्रिस्टोफर और कैरिन का बचपन मीटिंग और घर के झगड़ों में ही बीतता है। यही नहीं, क्रिस के फादर ने दूसरी शादी की थी जबकि उनकी पहली वाइफ से भी उनको बच्चे थे और वो कानूनी तौर पर अभी भी पहले वाइफ से ही शादीशुदा थे, बट वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें क्रिस को बाद में पता चलती हैं, बट वो अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बताते हैं और वो कैरिन को भी उनसे बात ये बताने से मना करते हैं। ये कड़वी सच्चाई क्रिस सह नहीं पाते हैं और ये सब उनको अंदर से हिला कर रख देती है। ये सारी चीज़ें क्रिस के माइंड में काफ़ी हावी हो जाती हैं और अब क्रिस इन सब झमेलों से दूर निकल जाना चाहते हैं। फिर क्रिस अपनी कार्ड, आइडेंटिटी सब कुछ ख़त्म कर देते हैं और अपनी पूरी सेविंग्स भी डोनेट कर देते हैं और किसी को बिना बताए घर से निकल जाते हैं। क्रिस का सोचना था कि पैसे से सारी खुशी नहीं खरीदी जा सकती। इसका रिश्ता आदमी के दिमाग की सोच और अकेलेपन से है। अब वो हिस्ट्री, नियमों, तकलीफ से पूरी आज़ादी चाहते हैं। वो एक फ्लश फ्लड एरिया की तरफ बढ़ते हैं। फिर रात में उनकी कार वहीं फंस जाती है। फिर वो आगे की सफ़र को पैदल या लिफ्ट लेके करने का तय करते हैं, पर कार का नंबर प्लेट निकाल लेते हैं ताकि उनकी कार किसकी है पता ना चले। कुछ दिन बाद जब उनके पेरेंट्स को ये कार मिलती है तो उनको भी ये बातें समझ में आ जाती हैं कि क्रिस नहीं चाहते कि उनको ढूंढा जाए। यही नहीं, उनके पास जितने भी पैसे होते हैं, जितने भी बचे हुए पैसे होते हैं, उसको भी वो जला देते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्रिस को किताबों से बहुत लगाव होता है और वो अपनी किताबों के कैरेक्टर से काफ़ी प्रभावित रहते हैं और अपना नाम अलेक्जेंडर सुपर ट्रम्प रखते हैं। और अब क्रिस उन सारी चीज़ों से आज़ाद थे, दुनिया की सारी ऐशो आराम, तकलीफ़ें और झूठी रिश्तों से। क्रिस नॉर्थ कैलिफोर्निया की तरफ निकल जाते हैं। फिर वहाँ उनको रैनी और जान मिलते हैं। क्रिस्टोफर उनको अपना नाम एलेक्स बताते हैं। जान बताती है वो भी क्रिस की तरह ही है, बस फ़र्क ये है कि वो अपनी गाड़ी से घूमते हैं और क्रिस पैदल। फिर क्रिस से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो बोलते हैं कहीं अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जान कहती है तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रिस कहते हैं मुझे प्यार, पैसे, नाम, विश्वास से ज़्यादा मुझे सच्चाई पसंद है। फिर बताते हैं कि मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जान बोलती है तुम हर वक्त पत्तियाँ और बेरी खाकर गुजारा नहीं कर सकते। क्रिस कहते हैं बट मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के अलावा मुझे और कुछ की ज़रूरत है। अगले दिन रैनी क्रिस को बताते हैं कि जान अपनी पुरानी लाइफ को भूल नहीं पा रही है और इसकी वजह से हम दोनों में काफ़ी बहस होती रहती है। और ये सब के बाद क्रिस्टोफर जान के साथ एक अच्छा टाइम एक्सपेंड करते हैं। ये दोनों कपल क्रिस से काफ़ी प्रभावित होते हैं
और काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, काफ़ी करीब आ जाते हैं। बट क्रिस को कहीं और पहुंचना था, इन रिश्तों नातों से दूर। करीब 1 महीने बाद क्रिस उन दोनों को छोड़ के बिना बताए ईस्टर्न साउथ डकोटा की तरफ निकलते हैं। वहाँ उनको वैनी मिलते हैं। वैनी एक कॉन्ट्रैक्ट हार्वेस्टिंग कंपनी चलाते हैं। क्रिस वैनी के साथ काम में लग जाते हैं। एक दिन वो साथ में ड्रिंक करते हैं। क्रिस पूछते हैं, क्या यहाँ कोई बुक स्टोर है जहाँ मुझे शिकार करने और उसके मीट को बचाने के बारे में पता चल सके? वैनी पूछते हैं, क्या करोगे तुम? क्रिस कहते हैं, मुझे अलास्का जाना है। वैनी बोलते हैं, अलास्का सिटी या जंगल? क्रिस बोलते हैं, जंगल, जहाँ नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, जानवर हैं। मुझे वहाँ अकेले रहना है, उस पल को महसूस करना है, और हो सकता है वहाँ से निकलकर मैं एक बुक लिखूँ इस बारे में कि इस बेकार से समाज से कैसे निकला जाए। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सब एक दूसरे को बुरे तरीके से क्यों पेश आते हैं, क्यों लोग एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। वैनी पूछते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? वो बोलता है, पेरेंट्स, पॉलिटिक्स, ये दोगले लोग, यही सब। पर वो बोलते हैं, तुम एक यंग लड़के हो, इतना मत सोचो ये सब, खुद को शांत रखो। वैनी उनको एक गन भी देते हैं, A22 कैलिबर राइफल। और वैनी के एक फ्रेंड से क्रिस को मीट को ज़्यादा दिन तक कैसे रखा जाता है ये भी पता चलता है। फिर एक दिन वैनी के घर पुलिस आती है और उनको अरेस्ट कर लेती है सैटेलाइट पायरेसी के जुर्म में, और जाते जाते कहते हैं कि तुम वेट करना, मैं जल्दी आऊँगा। फिर क्रिस वहाँ से भी निकल जाते हैं और कोलोराडो रिवर को पार करने के लिए परमिशन लेने के लिए जाते हैं। पर वहाँ के ऑफिसर उससे पूछते हैं, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है क्या? तुम्हारे पास कोई लाइसेंस है क्या? वो बोलते हैं नहीं। तो ऑफिसर कहते हैं, तुम अप्लाई कर सकते हो वेटिंग लिस्ट के लिए। पर वो वेटिंग लिस्ट 12 साल का होता है। ये देखकर क्रिस वहाँ से निकल लेते हैं। वहाँ से निकलकर बिना परमिशन के ही रिवर को पार कर लेते हैं और काफ़ी लंबे सफ़र के बाद एक कपल को मिलते हैं। वो उनको बताते हैं कि तुम कैलिफोर्निया जा सकते हो ये रिवर से, बट उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम्हें मैक्सिको जाना चाहिए। फिर तभी क्रिस का पीछा करते करते पुलिस आ जाती है और क्रिस वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं मैक्सिको के लिए। फिर वो मैक्सिको शहर में पहुँचकर मालगाड़ी से सफ़र करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। पर पुलिस उनको पकड़ लेती है और आइडेंटिटी ना होने की वजह से उनको बहुत मारती है। ये सब के बाद वहाँ से क्रिस निकलकर फिर से वो रैनी और जान से मिलते हैं। वो दोनों क्रिस से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ क्रिस की मुलाकात ट्रेसी से होती है। ट्रेसी क्रिस को बहुत पसंद करने लगती है कुछ टाइम बाद और उसे प्रपोज भी करती है। बट क्रिस बोलते हैं, ये सब के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। वो सिर्फ 16 की थी। फिर जान उसे बताती है कि वो भी अपने बेटे से 2 साल से नहीं मिली है और उसने उसकी परवरिश अकेले ही की है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे काफ़ी पहले ही छोड़ दिया था। फिर अब वो रैनी के साथ ही है और फिर क्रिस वहाँ भी उन सब के साथ कुछ टाइम बिताते हैं और वो दोनों क्रिस को कुछ दूर तक छोड़ देते हैं। फिर वो सॉल्टन सी की तरफ जाते हैं। वहाँ क्रिस की मुलाकात एक रिटायर्ड आर्मी बूढ़े इंसान से होती है। वो बताते हैं कि उनकी भी फैमिली में कोई नहीं रहा। वो क्रिस को बोलते हैं, तुम यहाँ सॉल्टन सिटी में अकेले क्या कर रहे हो? उनको भी क्रिस अपना नाम अलेक्जेंडर बताते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करके आया हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ और मैं बहुत जगह घूम चुका हूँ। फाइनली मुझे अलास्का जाना है। क्रिस उनके साथ रह के उस इंसान को काफ़ी मोटिवेट करते हैं जिससे वो भी उनके काफ़ी करीब आ जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ ताकि आगे का सफ़र आसान हो। जाते जाते वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं कि मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे आगे की जनरेशन नहीं रही है। पर क्रिस कहते हैं, हम ये सब अलास्का से आने के बाद डिस्कस करते हैं। और ये बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलकर किसी से लिफ्ट लेके वो फिर फाइनली अलास्का के जंगलों में जाते हैं। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि क्रिस ने लगभग 2 साल तक सफ़र किया, और वो भी कितना लंबा। अलास्का में वो बिल्कुल अकेले अपने इस टाइम को काफ़ी इंजॉय करते हैं। जानवरों को मार कर खाते हैं, अपने से ही बातें करते हैं और ये सब बातें वो लिखते रहते हैं। उनको पढ़ना और हर वो मोमेंट जो वो फील करते हैं उसे डायरी में लिखते हैं और टाइम बीतता जाता है। एक बार वो एक बड़े से जानवर को मार कर स्टोर करने की कोशिश करते हैं जैसे वैनी के फ्रेंड ने बताया था, पर वो उसमें असफल हो जाते हैं जिससे वो काफ़ी निराश होते हैं। और धीरे धीरे क्रिस को यह समझ में आने लगता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे खाने के लिए भी जानवर वहाँ नहीं रहते हैं। फिर उनको ये महसूस होता है कि फैमिली फ्रेंड्स ही ज़रूरी हैं इस दुनिया में खुशियों के लिए। फिर वो सोचते हैं कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, बट मौसम बदल चुका था। जिस रिवर को वो पार कर कर आए थे वो काफ़ी भर चुकी थी और फाइनली
उसको उसी बस में लौटना पड़ता है। खाना ना खाने की वजह से उसका वेट काफ़ी कम हो गया था और वो धीरे धीरे बीमार पड़ते जा रहे थे। फिर उनके पास जो बुक रहती है उसमें वो खाने के बारे में ढूंढते हैं और वो गलती से कुछ और खा लेते हैं जो जहरीला होता है। अब क्रिस धीरे धीरे मरने लगते हैं। वो बुरी तरह से बेबस हो चुके थे और अब वो शिकार पर भी नहीं जा सकते थे। जब पता चला कि अब उसने कुछ गलत चीज़ खा ली है तो उनको बहुत अफसोस होता है और ये समझ में आ गया कि अब क्रिस का बचना नामुमकिन है। और फिर अपनी डायरी में वो लिखते हैं, हैप्पीनेस ओनली रियल व्हेन सैड। और वो अपने पेरेंट्स को याद करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था स्टार्ट में ही, आपको क्या लगता है, क्या क्रिस को वो सारी खुशी मिली जिसे वो अलास्का के जंगलों में ढूंढने गए थे? हाँ, मिली। बट उस खुशी का क्या जिसका अंत ऐसा हो? तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी स्टोरी से क्या सीखते हैं? फर्स्ट, नेचर के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। नेचर हमारे लिए अच्छा है जब उसके साथ चलो, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देती है। अगर आपका जन्म इंसान में हुआ है, फैमिली फ्रेंड्स सुख दुख के साथ रहने के लिए हुआ है, तो अकेले रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर ऐसा होता तो आप जानवर ही रहते। सेकंड, हैप्पीनेस। अगर आप खुश हो तो उस खुशी को बांटना सीखो, शेयर करना सीखो। अकेले रहकर खुशी का कोई मीनिंग नहीं रहता है ज़िंदगी में। और थर्ड, फॉरगिवनेस। दोस्तों, माफ़ करने की हिम्मत सब में होनी चाहिए, जिससे आप सब कुछ बचा सकते हो। क्रिस के लाइफ में बहुत लोग आए, सबने उनको यही बताया कि फैमिली से दूर नहीं जाओ, बट वो पुरानी लाइफ को, पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पाए और अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं कर पाए। दूसरी ओर उनके पेरेंट्स भी अपनी गलती समझ चुके थे और अगर क्रिस अपने पेरेंट्स को माफ़ कर देते और उस जंगल से कुछ दिनों बाद लौट आते या उनको कांटेक्ट भी कर पाते तो शायद उनकी लाइफ बच सकती थी। तो माफ़ करना सीखना चाहिए लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल मूवी की स्टोरी सुननी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, शेयर कीजिए अपने